नमस्कार, आप देख रहे हैं टीए न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ अरुण गुप्ता। आज देश की राजनीति के उस सबसे बड़े चक्रव्यूह पर महाबहस होने जा रही है जिसने दिल्ली के गलियारों से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक भूचाल ला दिया है। एक ऐसा मुद्दा जिसने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक और देश के आम नागरिक से लेकर बुद्धिजीवियों तक को एक मत पर खड़ा कर दिया है। आज का सुलगता हुआ विषय है, क्या पूरे देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए? ये सही फैसला है, यानी देश की संसद यानी कि लोकसभा और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करा दिए जाएं। सरकार इसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार बता रही है, तो विपक्ष इसे लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार कह रहा है। सरकार की दलील है कि सीधा साफ है कि इससे देश का हजारों लाखों करोड़ रुपए बचेगा। बार बार आचार संहिता लगने से जो सरकारी कामकाज ठप हो जाता है वो अब बुलेट की ट्रेन की रफ्तार से भी ज्यादा दौड़ेगा। देश को हर 6 महीने में होने वाले चुनावी ड्रामे और रैलियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। वहीं दूसरा पक्ष यानी कि कांग्रेस का कहना है कि देश के संघीय ढांचे की हत्या करने की साजिश है। यह राज्यों के अधिकारों को कुचलने और हमारी लोकतांत्रिक विविधता को खत्म करने का एक बड़ा पॉलिटिकल टूल है। इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। देश की संसद और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करा दिए जाए। सरकार से देश के इतिहास का सबसे बड़ा क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार बता रही है, तो विपक्ष से लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार कह रहा है। सरकार की दलील सीधा साफ है कि इससे देश का हजारों लाखों करोड़ों रुपया बचेगा। बार बार आचार संहिता लगने से जो सरकारी कामकाज ठप हो जाता है वो अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगा। देश को हर 6 महीने में होने वाले चुनावी ड्रामे और रैलियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सीधे आपकी और हमारी जेब से जुड़ा है, यानी जनता का पैसा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पैसे के नुकसान और बचत का गणित क्या है, जरा गौर से समझिएगा। बीजेपी का आरोप है कि बार बार चुनाव कराना देश की तिजोरी पर बोझ है। चुनाव चाहे छत्तीसगढ़ का हो या लोकसभा का, हर बार अरबों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। सरकारी अमला, पुलिस और शिक्षक सिर्फ चुनाव ड्यूटी में लगे रहते हैं। सरकार कहती है कि नेताओं की रैलियों और होर्डिंग्स पर बर्बाद होने वाला यह पैसा अगर बचेगा तो इससे स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनेंगी। लेकिन कांग्रेस इस दावे की धज्जियां उड़ा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को लाखों नई ईवीएम और वीवीपैट मशीनें तुरंत खरीदनी पड़ेंगी, जिस पर जनता की जेब से हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल को छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्य की सरकार 2 साल में गिर गई तो क्या वहां दोबारा चुनाव कराने में जनता का पैसा 2 गुना बर्बाद नहीं होगा? क्या तब तक वहां राष्ट्रपति शासन थोप दिया जाएगा? यानी एक तरफ पैसे की बचत और विकास का चमचमाता हुआ दावा है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र और राज्यों के वजूद पर मंडराता खतरा बताया जा रहा है। तो सरकार की दलील पर विपक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषण सब जुड़ने वाले डॉक्टर नितिन डहरिया जी हैं बीजेपी से, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। आर.के. शुक्ला जी हैं, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सिंह चौहान जी हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि सरकार और सत्ता अधिकतम राज्यों में बीजेपी है तो सीधा सवाल बीजेपी से बनता है। नितिन जी, एक सीधा सवाल मेरा यह है कि आप दलील दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का हजारों करोड़ रुपए बचेगा, लेकिन कांग्रेस का भी आरोप है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को लाखों ईवीएम और वीवीपैट मशीनें खरीदनी पड़ेगी, जिन पर भारी खर्च आएगा। अब जब हर 3-4 सालों में इन मशीनों को बदलने की नौबत आएगी तो जनता के पैसे की बचत का आपका दावा खोखला है या नहीं? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी अब अगर ये तय करेगी कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी पहले खुद के गिरेबान में झांकी है। वही कांग्रेस पार्टी है, आप देखिए पूरे देश भर में
पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी का जब शासन था, तब उन्हें जब एक बार अयोग्य घोषित कर दिया गया, तब 19-20 दिन के पश्चात ही देश में आपातकाल लगाकर के देश की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को इनने बेड़ियों में बांधने का काम किया है। अब उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समय के अपडेशन के साथ में किस तरीके से आधुनिकीकरण करना चाहिए, किस तरीके से इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में एक सशक्तिकरण का कार्य हो, उसे एक स्थिरता प्रदान करे। इसीलिए जो हमारी भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है, इसने पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव ऐसे इस प्रावधान का आह्वान किया है, जिससे पूरे देश में जो हर समय पे अलग अलग समय पे हर 6 महीने में निकाय चुनाव, राज्य के चुनाव या आम चुनाव जो होते थे, तो उनसे न सिर्फ एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में देरी होती थी, बल्कि इसके 4 प्रमुख कारण है। भारत का एक बहुत बड़ा लोगों की आय का जो हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं इन खर्चों में जाता था। दूसरी ओर जब आप देखेंगे कि चुनाव के दौरान आचार संहिता लग जाती है, जिस कारण कोई भी नई विकास कार्य या नई नीतियों की घोषणाएं नहीं हो पाती, या और सबसे बड़ी मैं एक बात बताऊं, बहुत ही रोचक तथ्य है, 1,23,000 टन प्रत्येक आम चुनाव में पूरे देश भर में पेपर का जो है वो उपयोग किया जाता है, फ्रेश पेपर का। तो ना सिर्फ एक राष्ट्र एक चुनाव का ये जो प्रकल्प है, ये सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, बल्कि हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही उपयुक्त है और बहुत ज्यादा समय के साथ आवश्यक है। जी ठीक है, ज्ञानचंद जी से मैं इसका जवाब हम ले लेते हैं। ज्ञानचंद जी, 1951-52 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। अगर ये व्यवस्था लोकतांत्रिक थी, तो आज वही व्यवस्था पॉलिटिकल टूल या संघीय ढांचे की हत्या कैसे हो गई? क्या विपक्ष को इस बात का डर है कि राष्ट्रीय लहर में उनके क्षेत्रीय मुद्दे टिक नहीं पाएंगे? ज्ञान सिंह जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आर के शुक्ला जी इसका जवाब लेते हैं। कांग्रेस के नेता हैं जो टेक्निकल प्रॉब्लम से जुड़ नहीं पा रहे, कोशिश करते हैं जल्दी जुड़ जाएं। शुक्ला जी, राजनीति के विश्लेषण के तौर पर आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या वन नेशन वन इलेक्शन वाकई देश की प्रशासनिक जरूरत है, या फिर 2029 और उसके आगे के लिए सत्ता पक्ष का एक बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, हमारे देश में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 चुनाव होते हैं। पहला होता है गांव की सरकार के लिए, जिसे हम पंचायती चुनाव बोलते हैं। दूसरा होता है शहर की सरकार के लिए, जिसे हम नगर निकाय चुनाव बोलते हैं। तीसरा होता है प्रदेशों की सरकार के लिए, जिन्हें हम विधानसभा चुनाव बोलते हैं। चौथा होता है देश की सरकार के लिए, मतलब लोकसभा का चुनाव। अब आप एक अंदाजा लगाइएगा, एक चुनाव कराने में कम से कम 3 महीने का भी समय लगता है प्रशासन को। तो हर प्रदेश में 4 चुनाव हो रहे, 3-3 महीने के अकॉर्डिंग जोड़ा जाए तो 1 साल पूरा का पूरा, मतलब हमारी जो है ना शासन की व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं, क्योंकि उस समय संविधान के अकॉर्डिंग आचार संहिता लग जाती है। अगर 5 साल के कार्यकाल में 1 साल आचार संहिता लगी रहेगी, तो जो जनहित के कार्य हैं, जनहित की पॉलिसियां हैं, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, मैं किसी पार्टी को ना सपोर्ट कर रहा हूं, ना किसी पार्टी के अपोजिट में हूं। एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते मैं अपनी बात रख रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर 5 साल में 1 साल चुनाव में चला जाए, क्योंकि ये बात तो सही है कि हर जगह पंचायत चुनाव भी होंगे, नगर निगम के होंगे, विधानसभा के होंगे, लोकसभा के होंगे, तो सबसे पहले तो इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि 5 साल में से 1 साल चला गया चुनाव कराने में। दूसरी चीज, निश्चित रूप से हमारे देश के चुनाव बड़े खर्चीले हैं, शासन के स्तर पर भी खर्चीले हैं और पार्टी स्तर पर भी खर्चीले हैं, और उम्मीदवारों के स्तर पर तो बहुत ही ज्यादा खर्चीले हैं। मैं तो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी का पूरी तरह समर्थन करता हूं। अभी जैसे कि शायद बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उठाई के साथ 123 लाख टन कागज का मिसयूज होता है। 123 लाख टन कागज, मतलब इतने पेड़ हमारे काटे जाते हैं। तो एक तरफ हम आज आप देखिए टेम्परेचर 46-48 पहुंच गया है, दूसरी तरफ हम पेड़ काटने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही दृष्टि से पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा,
और शासन की जो लाभकारी योजनाएं हैं, पॉलिसियां हैं, उनको बनाने में भी समय की बर्बादी होगी। मैं तो ये कहूंगा कि 29 में लोकसभा चुनाव है, 26 तक आप चुनाव करा लो, 27, 28 जिन जिन प्रदेशों में चुनाव है सब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, सबके चुनाव एक साथ 29 में करवाए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी हमारे साथ कांग्रेस से ज्ञान सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पे बने हैं, लाइव आने वाले हैं। मैं उनसे सवाल कर लेता हूं। ज्ञान सिंह जी, 1951-52 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। अगर वो व्यवस्था लोकतांत्रिक थी तो आज वही व्यवस्था पॉलिटिकल टूल या संघीय ढांचे की हत्या कैसे हो सकती है? क्या विपक्ष को इस बात का डर है कि राष्ट्रीय लहर में उनके क्षेत्रीय मुद्दे टिक नहीं पाएंगे? देखिए, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई राज्यों में है इस समय, और वो कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन संभव है क्या? आप बताइए कि हमारे प्रदेश के चुनाव अलग मुद्दों पे होते हैं, राष्ट्रीय चुनाव लोकसभा का हमारा अलग मुद्दों पे होता है, ये चीज उनको पता है। लेकिन विकास से भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह के इश्यूज को जनता के सामने लाते हैं, और मेन मुद्दा जो विकास है उससे जनता का ध्यान भटकाते हैं। हमारे हिसाब से इनके रहते कभी संभव नहीं है, लेकिन जब कभी कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप देखिएगा कि इस दिशा में एक अलग तरह से प्रयास किए जाएंगे, जो अलग अलग लोगों से विचार लेते हैं, कमेटियां बनती हैं, और सब लोगों के सुझाव से जो वो अभी तक होता था, कांग्रेस सरकार आएगी निश्चित रूप से प्रयास होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव नहीं है। जी नितिन जी, देश के संघीय ढांचे को लेकर सबसे बड़ा डर है, मान लीजिए अगर आज एक साथ चुनाव हो जाते हैं, कल को छत्तीसगढ़ या किसी अन्य राज्य में सरकार 2 साल में ही गिर जाती है, तो क्या वहां 3 साल के लिए जबरन राष्ट्रपति शासन थोप दिया जाएगा? क्या ये राज्यों की स्वतंत्रता और जनता के जनादेश का अपमान नहीं होगा? पहले तो देखिए, मैं निश्चित तौर पे जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका पहले जवाब देना चाहूंगा कि ज्ञान सिंह जी ने बोले कि कांग्रेस की सरकार आएगी। दरअसल ज्ञान सिंह जी, मुंगेरी लाल के सपने अच्छे लगते हैं, ये दरअसल जो कांग्रेस के साथ में है ना, उनके वर्चस्व की उनका एक खतरा हो गया है, जो आज थोड़े थोड़े समय में चुनाव होते जा रहे हैं, और आज वो कांग्रेस पार्टी जो एक समय एक छत्र राज पूरे देश में किया करती थी, अंग्रेज एवं ह्यूम द्वारा स्थापित एक पार्टी, वो आज 1-2 चंद राज्यों तक के सीमित रह गई है। कांग्रेस का वर्चस्व 0 के करीब है, तो इन्हें कहीं ना कहीं ये भी डर है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो गया तो एक ही झटके में इनकी पूरी राजनीतिक और राजनीतिक जो इनका एक पूरा वंशवाद जो चला आ रहा है, परिवार की श्रृंखला चली आ रही है, वो पूरी जड़ से साफ ना हो जाए। और ज्ञान सिंह जी, पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और आपकी छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के जो राज्य की जो आपकी कांग्रेस कमेटी है, पहले आप उसमें जो छिन्न भिन्न हो रखी है उसको एक करने का कार्य कीजिए। इन सब मुद्दों से पहले अपने संगठन को एक करने का कार्य कीजिए, जो आज अलग अलग आप लोग पड़े हुए। दूसरी चीज, हमारे एंकर महोदय है, उन्होंने यह विषय किया है कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक राष्ट्र एक चुनाव का जो प्रावधान, ये जो अधिनियम है, उसमें इस तरीके की प्रावधान भी ऐड है कि अगर बीच में किसी राज्यों की सरकार गिर जाती है तो किस तरीके के शासन के माध्यम से उस राज्य की जो है वो राज्य की लोकतांत्रिक और सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से विषयों को संभाला जाए और कैसी वो व्यवस्था को संभाला जाए। तो निश्चित तौर पे पूरे कानूनी तरीके से और लोकतांत्रिक नजरिए से कानून के अंतर्गत किस तरीके से हम हमारे देश की लोकतंत्र की व्यवस्था को एकदम स्थिरता और एक अच्छी फ्लुएंट स्पीड प्रदान कर सके, उस तरीके के सारे प्रावधान जुड़े हुए। तो कांग्रेस पार्टी ये सब जो अनर्गल आरोप लगा रही है, इनके पास कुछ और बचा नहीं है बोलने के लिए, तो बस अब यही है कि बस उठाओ, कभी अगर ईवीएम मिल गया तो ईवीएम का रोना रो दो, और अगर अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो अब एक राष्ट्र एक चुनाव की एक बात मिल गई, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था हिल जाएगी। लोकतंत्र के सच्चे दुश्मन तो कांग्रेस पार्टी खुद है, जिसने देश को आज तक के छिन्न भिन्न करके भारत की लोकतांत्रिक जड़ों को कमजोर करने का कार्य किया। ज्ञान सिंह जी, बीजेपी तो लोकतंत्र के सच्चे दुश्मन आपको करार दे रही है। देखिए, मैं इनको अपने भाई साहब को बताना चाहूंगा कि जो आप इनसे प्रश्न पूछा कि यदि छत्तीसगढ़ में सरकार गिर जाती है तो उसमें आप क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, तो उस पर बात नहीं कर रहे हैं। वो कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्या सोच रही है, उस पर बात कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि जब इतनी आपकी लोकप्रियता है पार्टी की, तो 400 सीट का दावा करने वाली लोकसभा में आप 240 सीट पे सिमट जाते हो। आपकी सरकार बनते बनते लगा कि सरकार नहीं बन पाएगी, जोड़ तोड़ के आप सरकार चला रहे हो,
और आप बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे हो। आने वाले समय में आप देखिएगा कि आपकी 100 सीट लोकसभा में नहीं आएगी, और आप जो ये सपने देख रहे हैं ना कि हमारी 2 राज्य में सरकार बची है, सिमट गई है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में, लोकतांत्रिक देश में ये सब चीजें व्यवस्था के तहत है। आज कांग्रेस पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठाया है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी है। कल कभी आप भी 2 सीट में थे, तो इतना गुरूर, इतना घमंड नहीं होना चाहिए। जो प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर दीजिए। यदि छत्तीसगढ़ में मान लीजिए चुनाव एक साथ होता है और छत्तीसगढ़ में सरकार गिर जाती है, तो उस समय आप क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन लगाएंगे कि चुनाव करवाएंगे? जी नितिन जी जवाब दें। निश्चित तौर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है ज्ञान सिंह जी, निश्चित तौर पर मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हम 400 के सपने देखते थे और 200 के कुछ आसपास आकर के हम टिक गए। दरअसल क्या था कि कांग्रेस पार्टी को जब देश की महिलाओं के जो आरक्षण का जो मुद्दा था, जब देश की महिलाओं को उनके आरक्षण से, उनके अधिकारियों से वंचित रखना था, तो आम चुनाव से पहले इन्होंने एक ब्लैंक संविधान की किताब लेकर के पूरे देश में घूमे कि बीजेपी अगर 400 पार हो जाएगी तो ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदल देगी। अगर इन लोगों ने महिलाओं का आरक्षण की, इनका अधिकार छीनने का कार्य किया है, कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाकर के हर बार ये प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ये प्रभावित करे। और जो ये लोग कह रहे हैं कि ये जो जनता का निर्णय है कि हमें अलग बैठाना है, तो ये जनता का निर्णय नहीं, ये जनता की सजा है जो भारत। कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब हमारे डॉक्टर आर.के. शुक्ला साहब है, मैं उनसे ले लेता हूं। शुक्ला जी, कई राजनीतिक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जब केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होते थे तो नेशनल वेव यानी राष्ट्रीय लहर का असर राज्यों पर भी पड़ता था। क्या आपको लगता है कि अगर ये लागू हुआ तो क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा और देश में धीरे धीरे 2 पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी डोमिनेंस की तरफ बढ़ जाएगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी आज की डिबेट में हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उनकी समस्या इतनी भर है कि ये प्रावधान बीजेपी की सरकार में लागू ना हो। जब उनकी सरकार आएगी तब वो इसको लागू करेंगे। मतलब सैद्धांतिक रूप से दोनों ही बड़े राजनीतिक दल इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि देश की का पैसा बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन अनिवार्य है। अब सवाल उठा कि भाई इन्हें जीवन किसकी शासन में हो, इसका बहुत अच्छा समाधान है। अगर सभी राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक रजिस्टर्ड दल हैं, सभी मिलके, सभी के अध्यक्ष मिलके तय करें तो भाई ठीक है, 29 में चुनाव है या 34 में, जब आपको लागू करना है उसके 6 महीने पहले पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा दो। क्योंकि वैसे भी ईमानदारी बात है, माने या ना माने, शासन चलाना और का काम हमारे ब्यूरोक्रेट ही करते हैं। नेता लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का गुणगान करते हैं और अपना अपना जेब भरते हैं। सरकारें चला तो ब्यूरोक्रेट ही रहे हैं। तो 6 महीने पहले अगर कोई सरकारों को राष्ट्रपति शासन लगा के वन नेशन वन इलेक्शन के अकॉर्डिंग चुनाव कराए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शुक्ला जी माफी चाहता हूं, मैं आपको रोकना चाहता हूं। सुब्रह्मण्यम स्वामी जी का एक उनका सीधा जवाब है बीजेपी से। वो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह के चीन हो गया, अमेरिका हो गया, राष्ट्रपति पूरा शासन चला रहा है, राष्ट्रपति पूरा कमांड देता है, वैसे भारत देश में मोदी करने जा रहे हैं। चूंकि 2029 में चुनाव है और मोदी 29 के बाद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में जाएंगे, इसलिए पूरा देश का कमान उनके हाथ में रहेगा। नितिन जी देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे देश के एक बहुत ही नामी और एक सामाजिक व्यक्तित्व है, एक वरिष्ठ अधिवक्ता है। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, हमारी पार्टी भी उनका पूरा सम्मान करती है। ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन इन व्यक्तिगत विचारों के एक भाजपा के प्रवक्ता के रूप में मैं जरूर ये जवाब दूंगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस तरीके के बदलाव करना कोई खेल नहीं है। माननीय जी, ये जो हम पूरा प्रावधान और ये जो अधिनियम लाने का हम कार्य कर रहे हैं कि पूरे देश की चुनाव एक समय पे हो, इसके अनेकों प्रकार के सकारात्मक प्रभाव वो भारत की लोकतांत्रिक, सामाजिक, राजनीतिक और हमारी पर्यावरण और आम नागरिकों तक का इसका प्रभाव है। इसलिए इन सभी प्रावधानों को जोड़ते हुए हम इस व्यवस्थाओं को लागू करने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 28-29 के चुनावों में नहीं, आने वाले और 10-15 वर्षों तक के हमारे भारत देश का नेतृत्व करते हुए भारत को 2047 का जो हमारा स्वर्णिम भारत का संकल्प है, भारत पुनर्निर्माण का, वो सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प है, उसे हम पूर्ण करने वाले हैं। और दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी इनके नेतृत्व में भारत विश्व में, विश्व भर में परम वैभव में स्थापित होने वाला है।
ज्ञान सिंह जी, चुनाव में पानी की तरह बहने वाले अरबों खरबों को रुपया अंततः देश की आम जनता के जेब की यानी कि टैक्स के पैसे हैं। रैली हो गया, सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रशासनिक अमले पर होने वाले इस भारी भरकम खर्च को रोक कर अगर वो पैसा स्कूल, अस्पताल और सड़कों में लगे तो कांग्रेस को इससे क्या आपत्ति है? ज्ञानचंद जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? ज्ञान सिंह जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आपको? ज्ञान सिंह जी से हमारा संपर्क फिर से कट चुका है। हम कोशिश करेंगे उनसे जल्दी जुड़े। जब से हम आर के शुक्ला जी के पास आते हैं, शुक्ला जी, विपक्ष का तर्क है कि भारत जैसे अत्यधिक विविधता वाले देश में जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासियों के मुद्दे दिल्ली के मुद्दों से बिल्कुल अलग होता है, वहां दोनों चुनावों को एक तराजू में तौलना मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा होगा। क्या एक साथ चुनाव होने से स्थानीय और राज्यों के अस्मिता से जुड़े मुद्दे पूरी तरह हाशिए पर नहीं चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मेरा देश अब इतना अशिक्षित बचा हुआ है। सोशल मीडिया का जमाना है, आदिवासी क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, कम से कम इतना हर इंसान को पता होता है कि हम अपने प्रतिनिधि को किसको चुनने जा रहे हैं, किस पार्टी से कौन उम्मीदवार खड़ा है, तो किस उम्मीदवार के क्या काम है। भाई, पंच का काम है पंचायत स्तर पर कार्य करना, विधायक का काम है अपनी विधानसभा में काम करना, एमपी का काम है लोकसभा क्षेत्र में काम करना। तो मुझे नहीं लगता कि इनसे, हाँ ये बात सही है कि जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं, तो सब नैरेटिव सेट करने का काम हमारी विपक्षी पार्टियों को भी करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनको ध्यान बताता हूं। अभी भारत सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन उनको जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो सरकार की अच्छी कामों में जो है ना पलीता लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की बात कर रहा हूँ। पहले जो यूजीसी एक्ट लाए, समाज में इन्होंने विद्वेष फैलाने का काम किया। फिर नीट एग्जाम आपने देखा हो, देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करी। तीसरा अभी जो है ना सीबीएसई कांड हुआ है बच्चों के साथ, मतलब देश का जो भविष्य है उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। विपक्षी पार्टियां इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाती? ये तीनों ही मतलब पंचायत से लेके लोकसभा तक प्रभावित करती है मतदाताओं को। विपक्षी पार्टियों को चाहिए कि देश हित के अच्छे मुद्दों में साथ दे और जहां सरकार गलत है सरकार को घेरे। जी नितिन जी, ये आरोप प्रत्यारोप तो नेताओं का चलता रहेगा कांग्रेस बीजेपी का। एक सीधा सवाल ये है, देश की जनता जानना चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन लागू कब से हो रहा है देश में, कब तक में ये लागू हो पाए? क्या 2029 के पहले हमारे देश में लागू हो जाएगा? जी निश्चित तौर पे एक राष्ट्र एक चुनाव की ये जो प्रक्रिया है उसकी जो निर्माण करने की और उसको लागू करने की जो भी उसको लागू करने के संबंधित जो भी पहले शोध कार्य है उसके लिए पूरे युद्ध स्तर पे, जमीनी स्तर पे सर्वे से लेकर के केंद्रीय स्तर तक जांच हो रही है, शोध हो रहा है कि ये होगा तो इसके क्या प्रभाव होंगे, इसके किस तरीके के डीमेरिट होंगे, मेरिट्स होंगे। उन सभी मापदंडों का आकलन अभी केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, इवन ग्राम पंचायत तक के प्रशासनिक और शासकीय स्तर पे ये किया जा रहा है। प्रयास ये है कि जितने जल्दी सुचारू रूप से ये देश में लागू हो सके और उतने जल्दी हम इसे लागू करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं एक दिशा और एक अच्छी सकारात्मक दशा मिलने का कारण। बिल्कुल, समय खत्म हो रहा है लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, ये इस देश के हर नागरिक के वोट के अधिकार और उसकी जेब से जुड़े टैक्स के पैसों का मामला है। सुधार ऐसा होना चाहिए जिससे देश की तिजोरी भी बचे और हमारे लोकतंत्र की आत्मा भी सुरक्षित रहे। अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस महाबहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आर के शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ज्ञान सिंह चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा भरोसेमंद न्यूज चैनल DA News Plus। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।